हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण का लेसन 2। हिंदी व्याकरण का नाम है व्याकरण एवं रचना और लेसन 2 का नाम है वर्ण विचार। आज हम इस लेसन में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णमाला किसको कहते हैं आदि के बारे में आज के इस लेसन में हम बात करेंगे। लेट्स बिगिन द लेसन। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जो भाषा होती है, हमारी लैंग्वेज होती है, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है, वर्ण या फिर अक्षर कहलाती है। इन वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों को मिलाकर के ही शब्दों को बनाया जाता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि व ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। और जो वर्ण शब्द होते हैं, वर्ण जो होते हैं, उनका प्रयोग हम ध्वनि या फिर ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए करते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम इन वर्णों को एक समूह में, एक सीरीज में रख देते हैं, तो वो जो समूह बनता है वही वर्णमाला कहलाता है। जैसे ऐसे लेकर ज्ञानी तक का समूह है, ऐसे ज्ञ तक का, वो हमारा वर्णमाला कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हम अंग्रेजी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें ए से लेकर के जेड तक की जो सीरीज है वो हमारी अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला कहलाएगी। इसमें दिया है कै वर्ग, कै ख गे घे अणे, च छ जै झ झ अणे। ये वर्ण दिए हुए हैं, अलग पार्ट्स हैं। च वर्ग दिया है, ट वर्ग दिया है, त वर्ग दिया है, प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन दिए हैं, य र ल व। इसके अलावा उष्म व्यंजन दिए हैं, श श स है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त व्यंजन हैं जिनमें 4 मुख्य हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। वर्ण भेद मतलब जो लेटर्स होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं, अक्षर के कितने टाइप होते हैं। उच्चारण में प्रयोग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उच्चारण मतलब जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं या फिर प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं उनको, तो उस आधार पर जो वर्ण है, अक्षर है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे वर्ण, स्वर और व्यंजन, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। स्वर स्वर क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायु निकलती है। जिन वर्णों के बोलने में वायु के निकलने में कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। मतलब प्रत्येक वर्ण, जब हम कोई भी अक्षर बोलते हैं तो हमारे मुंह से वायु निकलती है, हवा निकलती है। और जिन वर्णों को बोलने में वायु के निकलने में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई बाधा पैदा नहीं होती है वायु के निकलने में, उनको हम स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ओ। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर कहलाते हैं। मतलब जो स्वर होते हैं उनको स्वतंत्र बोला जाता है, उनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं। जिनको हम मतलब जब प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते समय, उच्चारण करते समय उनको बहुत कम समय लगता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, मतलब डबल टाइम लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह दो अथवा अधिक स्वरों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ। ये है दीर्घ स्वर। इनका योग किस प्रकार होता है? जो दीर्घ स्वर होते हैं उनका योग किस प्रकार होता है? आ का जो योग होता है उसमें ए को ऐड किया जाता है। उसी प्रकार जो
बड़ी ई होती है उसमें जो छोटी ई होती है उसको ऐड किया जाता है, उसी प्रकार से बाकी को भी ऐड किया जाता है। आप देख सकते हैं बड़े ऊ में छोटे ऊ को डबल बार ऐड किया गया है, ए में ए प्लस छोटी ई को ऐड किया गया है, उसी प्रकार ए में, ओ में और औ में भी। प्लुत स्वर किसको कहते हैं? प्लुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। मतलब जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में बहुत कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। लेकिन जो प्लुत स्वर होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में, उनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। अतः इसके आगे 3 का अंक लिख देते हैं। जो प्लुत स्वर होते हैं उनको प्रोनाउंस करने के लिए जो शब्द होता अक्षर होता है उसके आगे 3 लिख देते हैं। इस स्वर का प्रयोग हिंदी में केवल ओम शब्द में देखने को मिलता है। इस मतलब जो प्लुत स्वर होता है इसका किसी दूसरे और शब्द में इसका जो उच्चारण है या यूज है वो किसी दूसरे शब्द में देखने के लिए नहीं मिलता, केवल ओम है। ओम में जो ओ है उसको 3 बार, मतलब जो 3 बार है ओम को, ओ को बोला गया है। तो इसमें जो ओ है वो प्लुत स्वर है। से ऐसे बोलते ओम। तो इसमें जो है ओ है वो बहुत ही ज्यादा लंबा समय लगता है इसको बोलने में, तो इसलिए जो ओ है इसका वो प्लुत स्वर है। नेक्स्ट, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो स्वर होते हैं उनसे जब मुख से उनको बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, तो उनको बोलने में जो वायु का मार्ग होता है उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो निकलने वाली वायु होती है उसके मार्ग में रुकावट आती है। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। दूसरे शब्दों में व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, और इनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और एक होता है उच्छिप्त व्यंजन। इस स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब छूना। जब हम इनको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुंह के विभिन्न भागों को छूती हुई बाहर निकलती है। मतलब जीभ जो होती है वो हमारे मुंह के भागों को छूती है। इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेकर मैं के सभी व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग मिलकर इनकी संख्या 25 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। मतलब जब इनको उच्चारण किया जाता है, जो हमारी जीभ होती है, जो जीभ होती है उसका जो पूरा स्पर्श होता है वो मुख के मतलब किसी एक विशेष भाग के साथ नहीं होता है। इसी कारण ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, य, रे, ल, व। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है। इसी कारण ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, श, श, स, है। इसमें क्या होता है, जब हम इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म सांस की जो गर्म सांस की जो हवा होती है वो रगड़ खाती हुई निकलती है, बाहर निकलती है। इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन की। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। जो हमारी जीभ है वो ऊपर उठ करके, जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी ऊपर उठ करके नीचे गिरती है। इसी कारण ये उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। ये संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से? ड़ और ढ। अयोग वहा, इनके अतिरिक्त 2 वर्ण और भी हैं।
अंग और अण। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इसी कारण इन्हें अयोगवाह कहते हैं। विकसित ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है। उसमें लगभग सभी ध्वनियाँ शुद्ध रूप से उच्चारित होती हैं। ड़ और ढ इसी उद्देश्य से हिंदी में विकसित हुई हैं। मतलब इनको विकास किया गया है। हिंदी जो है हमारी लैंग्वेज, उसमें जो जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, साउंड होती हैं, उनको शुद्ध रूप में बोला जाता है और इसी दृष्टिकोण से इन दोनों का विकास हुआ है। उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे कंठ। कंठ का जो उच्चारण स्थान है कंठ। कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं कंठ से? ए, अ, कै वर्ग और है और विसर्ग बोले जाते हैं, तो इनको कंठिया बोला जाता है। तालु से कौन से बोले जाते हैं? छोटी ई, बड़ी ई प्लस च वर्ग प्लस मैं और श। इनको तालव्य वर्ग में रखा जाता है। इसके अलावा मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ग री, ट वर्ग, रै और श, ये मूर्धन्य बोले जाते हैं। दंत। उच्चारण स्थान इनका दंत होता है। तय वर्ग आता है, इसमें ल और श आते हैं और इनको दंतीय कहा जाता है। ओष्ठ। इनका जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब होठ। कौन कौन से हैं? ऊ, ऊ और पै वर्ग। ये जो है ओष्ठीय वर्ग में रखे जाते हैं। कंठ तालु। ए और ए ये कंठ तालव्य वर्ग में रखे जाते हैं। उसी प्रकार अब हम चलते हैं आगे। इसमें है मुख नासिका। उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? अंग, ड़, ण, ण, न, म। मुख नासिकीय वर्ग में इनको रखा जाता है। कंठ ओष्ठ। कौन कौन से हैं? ओ, औ। इनको कंठोष्ठीय कहा जाता है। दंत ओष्ठीय, दंतोष्ठ। और इसमें केवल एक ही है ये व, इसको दंतोष्ठीय बोला जाता है। संयुक्त वर्ण। उच्चारण में हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके उच्चारण में किसी वर्ण का अपेक्षाकृत कम या अधिक बल दिया जाता है। जहाँ कम बल दिया जाता है वहाँ हम वर्ण को आधा बना देते हैं। मतलब जहाँ पर कम बल दिया जाता है वहाँ पर हम वर्ण को आधा बना देते हैं और जहाँ अधिक बल दिया जाता है वहाँ हम वर्ण को ड्योढ़ा कर देते हैं। ड्योढ़ा होता है जैसे हमारा ये दिया हुआ है इस तरीके से, एक आधा और एक पूरा, इसको हम ड्योढ़ा बोलते हैं। आधे वर्ण को उससे अलग व्यंजन से जोड़कर दोनों के संयोग से संयुक्त वर्ण बनाया जाता है। अपने ही व्यंजन के साथ संयुक्त व्यंजन बनाना। देखिए इस प्रकार से दोनों को एक साथ मिला करके ये पूरा वर्ण है, ये आधा वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण बन गया। और इसका एक उदाहरण दिया है, पूरा के, आधा के, कक और ये चक्का। ठीक है, इस प्रकार बाकी दिए हैं। एक पूरा वर्ण दिया है, एक आधा दिया है और उसका संयुक्त वर्ण दिया है और फिर उसका उदाहरण है। नेक्स्ट, वर्णों का स्वरूप बदलकर संयुक्त वर्ण बनाना। अब यहाँ पर आधा वर्ण दिया है, यहाँ पूरा वर्ण दिया है, संयुक्त वर्ण दिया है और उसका एक उदाहरण दिया है। जैसे पूरा आधा वर्ण दिया है कै, तो यहाँ पर ये हलंत छूट गया है, ये आधा कै है, कै और ये तय, तो यहाँ पर दिया है ये आसक्त, तो बोला जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ पर दिया है आधा कै श, शय क्षय बोला जाता है, क्षत्रिय। उसी प्रकार तय दिया है और र दिया, आधा तय और र मिलकर के त्र बनाते हैं, ये बनता है पत्र। उसी प्रकार से बाकी सारे दिए हैं। पाई हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाना। पाई मतलब जो ये डंडा होता है इस प्रकार का, उसको हटा करके इस प्रकार का डंडा ये हम लगाते हैं व्यंजन आदि में, वर्ण में, तो इसको हम पाई बोलते हैं। इसको हटा करके किस प्रकार से हम संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। देखिए ये आधा ख दिया है, यह दिया है, यहाँ पर ये ख, मतलब यहाँ से जो ख है इसका पाई ये हट गया है। अब ये इसका जो उदाहरण दिया है वो दिया है ख्याल। उसी प्रकार आधा ग और ये ग बन गया अयोग्य, यहाँ पर ग की जो ये पाई है ये हट गई है। बाकी भी उसी प्रकार दिए हुए हैं।
पाई हटा करके। नेक्स्ट नियम 2। नियम 2 में क्या दिया है, च छ जय झ के अनुस्वर के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। मतलब इनके स्थान पर च वर्ग के जो अनुस्वर होते हैं उनके स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जैसे अनुस्वर वाला शब्द दिया है चंचल, तो ये मतलब एक वर्ग दिया गया है, इनके जो स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अगर ये जो आपकी अनुस्वर आ जाता है, जो बिंदु लगी हुई है, इसको अनुस्वर बोला जाता है, तो इनमें इनका यूज किया जाता है। जैसे ये लिखा चंचल, तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़े हैं, इसको लगा करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, बाकी भी उसी प्रकार लिखे जाएंगे। नियम 3, टैठ है डैड है, टै वर्ग के अनुस्वर के स्थान पर ण का प्रयोग होता है। मतलब जो टै वर्ग है उसके अनुस्वर जो होता है उसके स्थान पर ण का प्रयोग होता है। जैसे बटन दिया हुआ है तो ये यहाँ पर जो ये ण लग करके इस तरीके से बटन लिखा जाएगा, बाकी भी उसी प्रकार दिए हैं। नेक्स्ट तै थे दै धै न, तै वर्ग के अनुस्वर के साथ न का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ दिया है मंद, और ये मैं आधा न दे मंद, इस प्रकार मतलब आधे न का प्रयोग किया जाता है। नियम 5, पैप है बैब है, पै वर्ग के अनुस्वर के स्थान पर मैं का प्रयोग करते हैं, आधे मैं का प्रयोग करते हैं। जैसे ये चंपा लिखा है, च आधा मैं पै आ चंपा। उसी प्रकार के की बिंदी पैने कंपन, के आधा में पैने कंपन। नियम 6, येर लेवे अंतस्थ है तथा श से है उष्म के साथ कभी भी ये जो वर्ण दिए हैं ण में से किसी का प्रयोग ना करें। मतलब अगर ये आ जाए तो कभी भी इनका प्रयोग नहीं होता है। किस प्रकार से अनुस्वर दिया है, संयम, सही शब्द इसका संयम ही होगा, हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। संरक्षण है तो संरक्षण ही होगा, ये हम नहीं लिख सकते हैं। मात्राएं, व्यंजन के बाद में आने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। ये मात्राएं दी हैं यहाँ पर, जैसे ये स्वर दिया है, मात्रा संकेत है और व्यंजन है और मात्रा सहित वर्ण है। जैसे इसमें सभी में क्या लिया है, कै के साथ आधा क्या होता है ये, लेकिन जो अगर हम पूरा वर्ण कै देखेंगे तो इसमें जो ए होता है उसका समावेश होता है, मतलब ए के साथ मिलकर के ये पूरा कै बोला जाता है। उसी प्रकार अगर हम कै में आ लगाएंगे तो का बोला जाएगा, ई लगाएंगे तो ई किन। उसी प्रकार बड़ी लगाएंगे तो की बोला जाएगा, कील। ऊ लगाएंगे कु बोला जाएगा, कुमार उदाहरण दिया है। बड़ा ऊ लगाएंगे कूल। री लगाएंगे क्री बोला जाएगा। ए लगाएंगे के बोला जाएगा, और ए लगाएंगे तो फिर ए बोला जाएगा, कैलाश, कैलाश। ओ लगाएंगे को बोला जाएगा, कोयल। औ लगाएंगे कोआ। इस प्रकार से हम मात्राएं लगाते हैं व्यंजन के साथ। पते की बात में क्या दिया है, रै में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार करते हैं। जो संयोग होता है रै का ऊ के साथ वो इस प्रकार से होता है, रू, और श प्लस रै में श बनता है। रै में अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस प्रकार से उसका रूप आएगा। उसी प्रकार अगर हम श में री की मात्रा लगाएंगे तो वो इस प्रकार उसका रूप बदल जाएगा। संयुक्त व्यंजनों में ई की मात्रा का प्रयोग आधे वर्ण से पहले करते हैं। मतलब जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनमें हम ई की मात्रा का प्रयोग आधे वर्ण से पहले करते हैं, जैसे शक्ति, मक्खियां, बिल्लियां आदि। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, तो जो हिंदी भाषा है उसमें स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों को बोलने में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट होती है उसे कहते हैं व्यंजन। नेक्स्ट, सुमेल कीजिए। वर्ण कौन से होते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो वर्ण होती है, तो हम इसको थर्ड से मिलाएंगे। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं।
तो इसको हम फोर्थ से मिलाएंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य रे ले वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। और इसके अलावा जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं वो हमारे ये होते हैं श्रै त्रै ज्ञ और श्रै। और उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो हमारे ये होते हैं अड़ैड है। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहला दिया है क नंबर, च वर्ग और ई वर्ण है, तो ये हमारे तालव्य वर्ण है, इनको तालु से बोला जाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है, तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। श श से तथा है व्यंजन है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। जिनका उच्चारण है की तरह होता है वे कहलाते हैं, वे विसर्ग कहलाते हैं। आ ई ओ औ कहलाते हैं, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये था क्लास 6 का लेसन 2 हिंदी व्याकरण का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।